हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज हम यूपीएससी का जो सार संग्रह है एनसीईआरटी का, आज उसकी वीडियो लेकर आए हैं। और गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। कुछ मोटिवेशन की लाइन है जो हम बोलना चाहते हैं। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वाकई में जो नींद और निंदा पर विजय पा लेगा, उसे आगे बढ़ने से, मेहनत करने से कोई कामयाब होने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्फे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत के देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया। ये भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित वर्तमान में एक शक्ति संविधान अनुच्छेद 123 के अंतर्गत की गई। भारत संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 विधि बनाने का अधिकार को अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड द्वारा लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, भारत राज्यों का संघ तथा संघ कनाडा से निहित शक्ति है। जिसमें आगे है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा संप्रभुता संपन्न। यहाँ पर कोई लिखित संविधान ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल
रिव्यू का कोई अधिकार नहीं है। भारत में संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या इसके किसी कानून पर न्यायालय पर पुनर्विचार करना और ऐसे अवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की सामान्य संविधान में की गई है। यहाँ पर लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। न्यायपालिका के विधायिका द्वारा निर्मित की कानून न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं है। अनुच्छेद 13 निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश, विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना, असंवैधानिक पाए जाने उसे रद्द करना अधिकार भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे है प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता है, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों से उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल है। लिखित संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक, नेचुरल और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भाग के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ। देश के विभाजन पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण भीमराव अम्बेडकर प्रेसिडेंसी के पुनः संसदीय और उपचुनाव में निर्वाचित हुए। बंगाल प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म और मृत्यु कब हुई? भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 और इसमें 1956 महू मध्य प्रदेश। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई। कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार इंटरिज्म गवर्नमेंट के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचार्य तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई है। बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा को स्थायी बनाया गया। आगे नेक्स्ट है संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किससे प्रस्तुत है? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के प्रभावी संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य किया गया। आगे नेक्स्ट है ये उद्देश्य प्रस्ताव
ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के रूप में भारत के भावी पर प्रभुत्व सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और सुनिश्चित हो सके। प्रस्तावना को संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान के सदस्य V.T. कृष्ण मंचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। इस दौरान कुछ 11 अधिवेशन यानी कि 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांतों में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार B.R. अम्बेडकर B.N. राव को किया गया है। B.N. राव को संविधान सभा के कानूनी सलाहकार B.N. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव B.N. राव को नियुक्त किया गया है। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसके अतिरिक्त इस समिति ने 6 अन्य सदस्य शामिल किए थे जो इस प्रकार हैं: N. गोपाल स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, अलादी कृष्ण मंचारी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। तत्पश्चात एक माधव राव ने पद संभाला। D.P. खेतान, इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पद T.T. कृष्णमाचारी ने संभाला। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया एंड नियमित किया गया, मान्यकृत किया गया। संविधान के रूप में संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों का द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता और निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण धर ने की थी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अलादी कृष्णमाचारी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल
संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, आदर्शों का प्राप्त करना। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अध्याय की गई है। नेक्स्ट, संविधान के उद्देश्य में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम निम्नतः संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्र, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र अखंडता, बंधुता। 26 जनवरी 1950 को ये भारतीय गणतंत्र संवैधानिक वस्तुत भारतीय संविधान के उद्देश्य का के अनुसार संपूर्ण, संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य थी। ठीक है, आगे हमारे संविधान राष्ट्र का उल्लेख 2 नाम भारत और इंडिया के रूप में भी किया गया। अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। के सी वेयर के अनुसार भारतीय संविधान का अर्थ परिसंघीय क्वासी फेडरल संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देश्य का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? बंधुता, संप्रभुता, समानता, अखंडता नहीं है। ठीक है, अखंडता नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया है। इस संशोधन 2 नए अध्याय 4 क और 14 क नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया। 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। इसका है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए हैं। बंधुत्व नहीं जोड़ा गया। ठीक है, सम्मिलित नहीं किया गया। बंधुत्व को सम्मिलित नहीं किया गया। पंथ निरपेक्ष, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानवाधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष सेल्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के तात्पर्य ऐसे राज्य हैं जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव के समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में व्यक्तिगत विषय माना जाता है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देश्य के में सन्निहित नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के उद्देश्य में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय संविधान के उद्देश्य में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है।
ध्यातव्य की है कि भारतीय संवैधानिक उद्देश्य में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि अर्थात न्याय की बात की गई है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय से प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? वर्ष 1960 में बेरूवारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया है कि प्रस्तावना प्रेम्बल संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना संशोधन कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत में एक संप्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना दी गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देश तत्वों में निहित है। भारतीय संविधान भाग 1 अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित एक्यूराइड किए सम्मिलित होंगे।